हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, सीपी शेड्यूलिंग की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को। दोस्तों, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के नाम से आप गेस कर पा रहे होंगे कि ये कैसे काम करता होगा। यहाँ पर अगर कोई प्रोसेस हमारे पास रेडी स्टेट में है और उसे हमें सीपीयू के पास लेकर जाना है यानी रनिंग स्टेट में, तो हम ये चेक करेंगे कि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसे सीपीयू के पास पहले लेकर जाएगा। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये किस क्राइटेरिया पे काम करता है, उसका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जैसे क्राइटेरिया की बात करें तो ये बेसिकली प्रायोरिटी को देखता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है तो उसकी प्रायोरिटी ऑफ कोर्स जनरली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूजर प्रोसेस। अगर दोस्तों यूजर प्रोसेस की भी बात करें तो जो यहाँ पर इंटरएक्टिव प्रोसेस होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड प्रोसेस है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स आगे बढ़ाएंगे तो आपको इन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा कि किन प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराना चाहिए और किन को नहीं। तो बहुत सारी प्रायोरिटी के फैक्टर्स होते हैं, सिक्योरिटी फैक्टर्स होते हैं, जो सब ध्यान में रखकर हमें प्रायोरिटी को डिसाइड करना होता है। हमें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, हम नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रायोरिटी है, एक बार ये डिसाइड हो गई कि किस प्रोसेस की कितनी ज्यादा प्रायोरिटी है, तो एक्चुअली में प्रायोरिटी एक नंबर होता है, हर एक प्रोसेस के साथ प्रायोरिटी नंबर जुड़ा होगा। तो जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, अब हम लोग ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि भाई अगर किसी का प्रायोरिटी नंबर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। रिवर्स भी हो सकता है, अगर किसी का प्रायोरिटी नंबर कम लिखा है मतलब वो ज्यादा प्रायोरिटी का है। मतलब क्या बोला मैंने, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोसेस है P1 एंड P2। P1 की प्रायोरिटी नंबर है 20 और P2 की प्रायोरिटी नंबर है 30। तो एक इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होगा कि जिसका प्रायोरिटी नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। उल्टा भी हम अज्यूम कर सकते हैं, जिसका प्रायोरिटी नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। मतलब जिस यहाँ पे 20 और 30 में P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो आपको किस हिसाब से लेना है वो क्वेश्चन में लिखा गया होगा। अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि अगर प्रायोरिटी नंबर छोटा है मतलब वो हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब जिसका सबसे छोटा प्रायोरिटी नंबर है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का है और जिसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी नंबर है वो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी का है। अगर उल्टी वाली इंप्लीमेंटेशन इसकी देखे कि जिसका प्रायोरिटी जो है वो सबसे प्रायोरिटी नंबर सबसे बड़ा है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो और जिसका प्रायोरिटी नंबर सबसे छोटा है उसकी प्रायोरिटी सबसे छोटी हो। तो कोई भी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, आपको समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो प्रायोरिटी है उसे हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो जो नंबर हम लिख रहे हैं, सबसे छोटा वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी रिप्रेजेंट करेगा कि सबसे बड़ा वाला नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर ये समझ गया है तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है कुछ इस तरह काम करता है कि द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब अगर रेडी क्यू में n प्रोसेस है तो उसमें जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसे हम सीपीयू को असाइन कर देंगे। जब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी तो इससे मतलब ये मत समझना जिसका प्रायोरिटी नंबर सबसे ज्यादा होगा। प्रायोरिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये अलग चीज है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जब भी मैं कह रहा हूँ तो नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब जो प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं बात कर रहा हूँ। अब वो प्रायोरिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू नंबर, तो यहाँ पर वो नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अगर हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी को सबसे छोटे नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो जितने ही प्रोसेस हैं उसमें मैं सबका प्रायोरिटी नंबर चेक करूंगा और जिसका प्रायोरिटी नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसे मैं सबसे पहले लेकर जाऊंगा, समझे। तो ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास अगर इक्वल प्रायोरिटी के दो प्रोसेस आ जाते हैं, मतलब अगर दो प्रोसेस के प्रायोरिटी नंबर सेम दिख रहे हैं तो उसमें से आप किसको पहले लेकर जाओगे, FCFS के ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मान लीजिए दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे आते हैं तब आगे क्या करना है ये आपको न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर रहे होगे उसमें दिया गया होगा। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर प्रोसेस आईडी और कई सारे फैक्टर को देखकर डिसाइड कर सकता है। जो भी फैक्टर होंगे वो कुछ अगर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे दिया गया होता है। और रियल लाइफ में जब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस चीज को सेट करते हैं कि FCFS भी अगर सेम हो गया तो हम प्रोसेस आईडी देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले यहाँ पर क्रिएट किया गया था, क्रिएशन टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना होगा कि अगर ये पूरा का पूरा चीज आपको अच्छे से समझ चुका है तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है। दोस्तों प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग है ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर वो लोग देंगे कि प्रीएम्प्टिव वर्जन से सॉल्व करना है कि नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन से सॉल्व करना है। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन का बेसिकली ये मतलब होता है कि कोई प्रोसेस अगर रन हो रहा है और बीच में ऐसा कोई प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी रन होने वाले प्रोसेस से ज्यादा है तो रन होने वाले प्रोसेस को तुरंत रोककर हम उसे शेड्यूल करेंगे, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा कि अगर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है, अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है जिसकी प्रायोरिटी जो भी आया है जस्ट उससे कम है, तो हम पहले जो रन हो रहा है ना जिसकी प्रायोरिटी कम है उसे रन होने देंगे। जब वो फिनिश हो जाएगा तब हम हाईएस्ट वाले को भेजेंगे। मतलब रन होने वाला प्रोसेस बीच में रोका नहीं जा सकता। ये किसमें होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव में। तो इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं और नोट करके रखिएगा कि इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों। किससे लेना है,
प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये प्रॉब्लम में लिखा गया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस दिए गए हैं P1, P2, P3, P4 और उसके बाद प्रायोरिटी नंबर दिए गए 1502, अराइवल टाइम दिया गया, सबका बस टाइम दिया गया है, ठीक है। और बाकी का ये जो दिख रहा है खाली खाली डब्बा, उसमें हमें भरने का एंट्री। और मैंने आपको ऑलरेडी कुछ सम के जरिए ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी हमें एनालाइज करना होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, तो हम यहाँ पे गैंट चार्ट बनाते हैं, जिसे हम टाइमलाइन चार्ट भी कह सकते हैं। और आप देखोगे दोस्तों कि जो हमारा टाइमलाइन चार्ट होगा वो 0 सेकंड से स्टार्ट होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको चेक करना है क्या 0 सेकंड में कोई प्रोसेस आया भी है कि नहीं आया है। तो आप देखोगे कि 0 सेकंड पे आया हुआ है कौन सा प्रोसेस P1, ठीक है। तो 0 सेकंड एक रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा नहीं कि आपका टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो एक रेफरेंस है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जो सबसे पहले प्रोसेस आता है वो 0 टाइम पे आ रहा है, ठीक है। अगर 0 टाइम पे कोई प्रोसेस नहीं आ रहा है, मतलब इनिशियल टाइम पे कुछ और एक्टिविटी हो रही है, मतलब यहाँ पर जो P1, P2, P3, P4 है, सपोज यहाँ पर दोस्तों ये 0 नहीं होता था, ये सपोज 2 होता था, ठीक है। तो आप देखोगे सारे प्रोसेस में से मिनिमम टाइम क्या है 1 है, मतलब सबसे पहला प्रोसेस फर्स्ट सेकंड पे आया, तो 0 से लेकर 1 तक कोई प्रोसेस नहीं आया था, ये उसका मतलब होगा। अच्छा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो 0 सेकंड पे प्रोसेस आने वाला है वो है P1। तो क्योंकि जब P1 आया तो कोई भी नहीं था हमारे सिस्टम में, बाकी के प्रोसेस बाद में आ रहे हैं, इसलिए P1 को हम पहले CPU पे भेज देंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा प्रोसेस है ही नहीं। तो इसलिए 0 सेकंड पे हमारा P1 चला जाएगा। और क्योंकि अगर हम यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन को यूज करें, मैं पहले आपको नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव यूज कर रहे हैं तो बीच में से रोक नहीं सकते, इसलिए जितना भी बस टाइम है 8 तक ये पूरा रन होगा, यानी 0 से लेकर 8 तक हमारा P1 यहाँ पर रन होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 8 सेकंड में कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि P2 फर्स्ट सेकंड पे आता है, यहाँ पर P3 सेकंड पे आता है और P4 थर्ड सेकंड पे आता है, मतलब 8 तक सब लोग आके बैठ जाते हैं। तो इसलिए अब सारे प्रोसेस आ चुके हैं, तब हम यहाँ पर प्रायोरिटी चेक करेंगे। अब प्रायोरिटी देखेंगे, यहाँ पर प्रायोरिटी दिया हुआ है इनका 502। अब मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ जिसका प्रायोरिटी नंबर जितना छोटा है उसकी प्रायोरिटी उतनी हाई है, मतलब प्रायोरिटी नंबर 0 जो प्रोसेस यहाँ पर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2 वाले की, उसके बाद 5 वाले की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको दिया गया होगा, कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो जो दोस्तों यहाँ पर 0 जिसकी यहाँ पर लिखा गया प्रायोरिटी नंबर, उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए हम लोग P3 को पहले लेकर आएंगे। और P3 अब 8 से लेकर उसका कितना बस टाइम है यहाँ पर 9 है, इसलिए 8 + 9 यानी यहाँ पर 17 तक रन होगा हमारा P3। एक बार P3 भी खत्म हो गया, P1 भी खत्म यहाँ पर हो चुका है, तो बच्चे कितने P2 और P4। मैंने आपको बताया जिसकी प्रायोरिटी नंबर छोटी लिखी गई है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो P4 है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। और नेक्स्ट हम देंगे चांस P4 को, कितने टाइम के लिए 5 यूनिट बस टाइम है, तो 17 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 22। तो यहाँ पर 22 यूनिट तक रन होगा हमारा कौन P4। जैसे दोस्तों 22 पे P4 खत्म होगा तो बचा ही P2 है, तो P2 हमारा उसका बस टाइम कितना है यहाँ पर 4 है, तो वो 4 यूनिट टाइम तक रन होगा, यानी यहाँ पर वो टोटल रन होगा 26 तक, ठीक है। तो P2 रन हो गया। तो इस तरह हमने सारे प्रोसेसेस के टाइम, ये जो हमने टाइमलाइन चार्ट बना जिसे मैं गैंट चार्ट कह रहा हूँ, हर एक प्रोसेस का हम यहाँ से कंप्लीशन टाइम देख सकते हैं। तो जो कंप्लीशन टाइम है हम डायरेक्टली गैंट चार्ट से देखेंगे। तो P1 8 सेकंड पे खत्म हो रहा है, P2 दोस्तों खत्म हो रहा है हमारा 26 सेकंड पे, P3 खत्म हो रहा है हमारा यहाँ पर 17 सेकंड पे, उसके बाद P4 खत्म हो रहा है 22 सेकंड पे, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट। टर्न अराउंड टाइम मतलब हमारे प्रोसेस ने टोटल सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड किया, तो कब वो खत्म हुआ और कब आया था, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो होगा कि प्रोसेस ने कितना टाइम स्पेंड किया हमारे सिस्टम में। यहाँ पर अगर मैं कंप्लीशन टाइम 8 से, याद रखिएगा टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला इट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर 8 - 0 नॉट 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर, 8 - 0 होगा 8। देन दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट P2 का आप देखेंगे कंप्लीशन टाइम 26 है, -1 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पर 25 टर्न अराउंड टाइम। देन कंप्लीशन टाइम 17 है, अराइवल 2 है, तो 17 - 2 यहाँ पर होगा 15। और इसका 22 है कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम 3 है, 22 - 3 करोगे तो आएगा आपको 19, राइट। तो आपको टर्न अराउंड टाइम अगर मिल गया तो दोस्तों हम बस टाइम अगर निकाले यहाँ पर, क्योंकि हमारा प्रोसेस इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में ये नहीं है, बस टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी ये जो है वेटिंग टाइम, ठीक है। हमारा प्रोसेस इनपुट आउटपुट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारा जो वेटिंग टाइम होगा वो क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। मतलब अगर टर्न अराउंड टाइम यानी टोटल टाइम कितना लगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं किसे, अपने बस टाइम को, तो बचा हुआ टाइम क्या रहेगा, वेटिंग टाइम रहेगा। इसलिए यहाँ पर वेटिंग टाइम की फॉर्मूला होगी टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ओके। तो दोस्तों टर्न अराउंड टाइम पहले प्रोसेस का 8 है और उसका बस टाइम भी 8 है, तो 8 - 8 कितना होगा 0, उसको 0 सेकंड के लिए वेट करना पड़ा, देख भी सकते हो यहाँ पर 0 से चालू हो जा रहा है वो। फिर नेक्स्ट दोस्तों टर्न अराउंड टाइम 20 यहाँ पर 5 है और बस टाइम उसका दोस्तों है यहाँ पर 4, तो 25 - 4 कितना होगा 21, तो इसको वेट करना पड़ा 21 सेकंड के लिए। और आप देख भी सकते हो कि जो P2 बेचारा है
यहाँ पर रन हो रहा है 22 से, और आया कब था, वो आया था 1 पे, राइट, इसलिए उसे 21 सेकंड तक वेट करना पड़ा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे P3 को तो 15 सेकंड उसका टर्न अराउंड टाइम है, मैं इसे सेकंड में ले रहा हूँ सारे टाइम को, और बस टाइम है 9, राइट, तो 15 माइनस 9 यहाँ पर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 6, तो उसको 6 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि जो हमारा P3 है वो 8 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, और जबकि आया हुआ कब था 1 पे, इसलिए उसको यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल P3 हमारा 8 सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है, और वो उसका अराइवल टाइम दोस्तों 2 है, नॉट 1, अराइवल टाइम यहाँ पर 2 है P3 का, तो 8 माइनस 2 करोगे तो कितना मिलेगा 6, तो उसे 6 सेकंड तक वेट करना पड़ रहा है, ओके। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो P4 है, P4 हमारा टर्न अराउंड टाइम ले रहा है 19, और उसका बस टाइम है 5, तो 19 माइनस 5 कितना हुआ यहाँ पर 14, और इसे मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ 14 वेटिंग टाइम है। कैसे, जो हमारा P4 है वो स्टार्ट हो रहा है 17 पे और आया हुआ था वो 3 पे, तो 17 माइनस 3 कितना होगा 14, तो ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये पूरा नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग काम कर रहा है। अब दोस्तों अगर आपसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा जाए, एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाए, तो सारे टर्न अराउंड टाइम को सम करो, डिवाइड बाय आप करो 4, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है तो हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सारे वेटिंग टाइम को सम करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो हो गया एवरेज वेटिंग टाइम, ओके। तो ये बड़ा आसान था। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि यही चीज अगर प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव जो है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अगर वो प्रीएम्प्टिव वर्जन में कन्वर्ट हो जाए तब ये कैसे काम करेगा, ठीक है। सो इस टेबल को मैं चेंज सेम टू सेम लेता हूँ पूरा का पूरा, बस अब ये प्रीएम्प्टिव वर्जन लेता हूँ। सो यहाँ पर भी दोस्तों हम टाइमलाइन चार्ट बनाएंगे, और टाइमलाइन चार्ट में हम सबसे पहले यहाँ पर शेड्यूल करेंगे अपने 0th सेकंड पे P1 को, क्योंकि P1 0th सेकंड पे आ रहा है, उस समय कोई भी प्रोसेस नहीं आया था, तो हम रन कब तक कराएंगे, जब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आ जाता। आपको देखना है दूसरा प्रोसेस कब आ रहा है, तो आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड पे दूसरा प्रोसेस P2 आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों 0 से लेकर 1 तक पहले आप P1 को यहाँ रन करा दीजिए, और जैसे ही फर्स्ट सेकंड पे पहुंचोगे तो आपको देखना है कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ। तो यहाँ पर कौन अराइव हुआ, P2 अराइव हुआ, जिसकी प्रायोरिटी नंबर 5 है, जबकि P1 की प्रायोरिटी नंबर 1 है। जैसा हम अज्यूम करेंगे जिसकी प्रायोरिटी नंबर छोटी है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि P1 की प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है, तो P1 को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, P1 कंटिन्यू करेगा। लेकिन कब तक करेगा, जब तक और दूसरा कोई प्रोसेस नहीं आ जाता। अब दूसरा प्रोसेस कितने पे आ रहा है, सेकंड पर, इसलिए P1 जो दोस्तों है वो यहाँ पर 2 सेकंड तक पूरा रन होगा, मतलब ये पूरा टाइम स्लॉट P1 का ही होगा। और अब यहाँ पर सेकंड पे जो है हमारा P3 आया, जिसकी प्रायोरिटी नंबर 0 है, और P1 की प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसलिए दोस्तों P3 की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई क्योंकि उसका प्रायोरिटी नंबर छोटा है इससे, और मैंने बताया जिसका प्रायोरिटी नंबर छोटा लिखा गया उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दूसरा अजम्पशन भी हो सकता है इसका उल्टा वाला। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 को रोकेंगे क्योंकि P3 की प्रायोरिटी ज्यादा है, और P3 अब यहाँ पर रन होने लगेगा। और कब तक रन होगा, क्योंकि आप देखोगे सारे प्रायोरिटी में से P3 की सबसे ज्यादा है, इसलिए P3 को कोई रोक नहीं सकता। P3 पूरा बस टाइम लेगा अपना 9, यानी यहाँ पर दोस्तों 2 से लेकर पूरा आगे तक 9 यहाँ पर यूनिट टाइम के लिए 2 + 9 कितना होगा 11, यानी 11 सेकंड तक, यहाँ पे मैं टाइम को सेकंड में ले रहा हूं, तो P3 सेकंड से 11 सेकंड तक पूरा रन होगा, ओके। अब दोस्तों बात जैसे ही P3 यहाँ पर 11 पे खत्म करेगा, आप देखोगे सारे प्रोसेस आगे बैठ जाएंगे, मतलब P3 तो खत्म हो गया ना, बाकी बचा कौन, P1, P2 और P4 थर्ड सेकंड पे आ गया था, मतलब सिस्टम में सारे प्रोसेस हैं। अब आपको 11 सेकंड में देखना है जितने भी प्रोसेस बचे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है दोस्तों, 1, 5, 2 में से ज्यादा किसकी, P1 की, इसलिए P1 को कंटिन्यू करने दिया जाएगा। तो P1 यहाँ पे रन होगा, और अब P1 जो है 11 से लेकर बचे हुए टाइम के लिए, पहले वो कितने टाइम के लिए रन हो चुका था, 0 से लेकर 2 तक रन हुआ था, मतलब 2 यूनिट टाइम के लिए रन हो चुका था, उसको चाहिए टोटल कितना 8, तो 8 में से 2 निकाल दीजिए, कितना बचा 6, तो अभी 6 उसे और चाहिए, यानी 11 से लेकर 6, यानी यहाँ पर 17 तक दोस्तों P1 रन होगा। और एक बार P1 खत्म हो गया तो हमारे पास अब बचे हैं P2 और P4, जिसमें प्रायोरिटी P4 की ज्यादा है ना, तो इसलिए P4 जो है दोस्तों रन होगा कितने यूनिट टाइम के लिए, 5 यूनिट टाइम के लिए, यानी 17 + 5 यहाँ पर यानी 22 तक रन होगा हमारा P4। अब दोस्तों एक बार P4 यहाँ पर रन हो गया, बचा P2 जिसका यहाँ पर बस टाइम है 4, अब P2 रन होगा यहाँ पर 22 से लेके +4 यानी 26 तक। तो इस तरह दोस्तों ये जो पूरी शेड्यूलिंग है ये है प्रीएम्प्टिव, जिसमें आपको हर एक पॉइंट पे अगर कोई प्रोसेस नया अराइव हो रहा है तो आपको चेक करना है कि जो अराइव हो रहा है और जो रन हो रहा है उसमें किसकी प्रायोरिटी कम है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसे हम शेड्यूल करेंगे, और रन होने की प्रायोरिटी अगर कम है तो उसे निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर अगर कंप्लीशन टाइम की बात करें हर एक प्रोसेस की, तो P1 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो रहा है 17 पे, P2 हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर 26 पे, P3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 11 पे, P4 हमारा कंप्लीट हो रहा है 22 पे, ठीक है। और हम लोग बात कर लेते हैं वेटिंग टाइम की। सो आप देखोगे प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि जिसकी यहाँ पर प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत उसे चांस दिया जाएगा रन होने के लिए, राइट। तो ओवरऑल देखोगे कि दोस्तों
टर्न अराउंड टाइम की अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीशन टाइम इसका 17 है, अराइवल टाइम 0 है, तो P1 का टर्न अराउंड टाइम हो गया 17। वैसे दोस्तों P2 की बात करें, टर्न अराउंड टाइम की क्या फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट। तो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर इसका कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम 1 था, तो 26 माइनस 1 कितना हो गया 25। वैसे P3 की बात करें, कंप्लीशन टाइम 11 है, अराइवल टाइम 2 है, तो 11 माइनस 2 यहाँ पर हो गया 9। उसके बाद P4 की बात करें, यहाँ पर कंप्लीशन टाइम 22 है, अराइवल टाइम 3 है, यानी 19 हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब बर्स्ट दोस्तों वेटिंग टाइम की क्या फॉर्मूला है, इट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो दोस्तों टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे P1 का 17 है, बर्स्ट टाइम है 8, तो 17 माइनस 8 हो गया यहाँ पर 9। और आप देख सकते हो क्लियरली 17 माइनस 8 ओके 9। अब देख सकते हो 9 मिनट तक आपको P1 को यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। यहाँ तो तुरंत चांस मिल गया 2 के लिए, लेकिन उसको नेक्स्ट चांस कब मिला 11 पे, 2 से लेकर 11 तक उसे वेट करना पड़ा, यानी 9 सेकंड के लिए। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे 25 टर्न अराउंड टाइम है, बस टाइम है 4, 25 माइनस 4 कितना होगा 21। और यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद जो P3 है उसका टर्न अराउंड टाइम 9 है, बस्ट भी 9 है, तो उसको 0 सेकंड के लिए वेट करना पड़ा। आप देख भी सकते हो P3 को तुरंत चांस दिया गया जब वो अराइव हुआ था 2 सेकंड पे, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग P4 की, जिसमें टर्न अराउंड टाइम है 19 और उसका बस्ट टाइम यहाँ पर 5 है, राइट। तो 19 माइनस 5 यहाँ पर हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा इसका वेटिंग टाइम। सारे टाइम को दोस्तों यहाँ पे हम सम करेंगे और डिवाइड बाय अगर हम लोग 4 कर दे सारे वेटिंग टाइम को, तो हमें एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगा। और सारे टर्न अराउंड टाइम को प्लस करें डिवाइड बाय 4 करें तो हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों कि प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग है वो प्रीएम्प्टिव वे से कैसे काम करता है। सो इन 2 एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा कि कैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग काम करता है प्रीएम्प्टिव वे से एंड नॉन प्रीएम्प्टिव वे से। MID Pro ऐप पे हम और कई सारे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को कवर करेंगे। आइए अब हम ये देखते हैं कि प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो यहाँ पर एडवांटेजेस सबसे ज्यादा ये है कि दिस प्रोवाइड्स अ गुड मैकेनिज्म वेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रोसेस में बी प्रिसाइजली डिफाइंड। मतलब क्या कि क्योंकि आप प्रोसेस को आप उसके प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूल कर रहे हो, तो आप प्रायोरिटी नंबर देकर ये डिसाइड कर सकते हो कौन सा प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि कंप्यूटर चलते चलते फॉर एग्जांपल वहां पर आपकी जो बैटरी है बहुत डाउन हो चुकी है, तो इसलिए यूजर को इंडिकेट करना कि आपके लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट किया जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा दे सकते हैं ताकि वो प्रोसेस फटाक से रन हो जाए और यूजर को पता चल जाए कि उसे क्या स्टेप उठाना है, राइट। या आपके कंप्यूटर पर कोई वायरस अटैक करता है तो तुरंत पॉपअप होता है। तो दोस्तों कौन सा प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का होना चाहिए, कौन सा कम प्रायोरिटी का होना चाहिए, ये आप डिसाइड कर पा रहे हो। इसलिए आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव कंपेरिजन कर पा रहे हो। इसलिए रिलेटिव इंपॉर्टेंस आप इस टाइप के शेड्यूलिंग में बता सकते हो। दोस्तों डिसएडवांटेज क्या होगा, ये बहुत यहाँ पर ध्यान देने की चीज है कि स्टारवेशन हो सकती है। मतलब समझ लीजिए कि एक प्रोसेस जो है हमारा रेडी क्यू में जाके बैठा है और उसको कभी चांस ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बाद में जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं उसकी प्रायोरिटी रन होने वाले जो भी प्रोसेस सॉरी रेडी क्यू में है उससे ज्यादा है। मतलब अगर एक ऐसा प्रोसेस हो जिससे ज्यादा प्रायोरिटी के प्रोसेस कंटिन्यूसली सिस्टम में आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को दोस्तों कभी चांस ही नहीं मिलेगा सीपीयू पे जाने पे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है बाकियों से। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये कि अ मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज इनडेफिनाइट ब्लॉकिंग और स्टारवेशन। मतलब आपके प्रोसेस को हो सकता है वेट ही करना पड़े, उसको कभी चांस मिले ही ना। तो इसको दूर करने का कोई मेथड है? यस है। तो इसे एक तरीके से हम इस तरह दूर कर सकते हैं जिसे एजिंग का कंसेप्ट कहते हैं। हम क्या करेंगे, कोई प्रोसेस जितना ज्यादा वेट करते जाएगा उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करते जाओ। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 10-10 मिनट के बाद किसी प्रोसेस अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है तो उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करते जाओ। मतलब जो प्रोसेस जितना ज्यादा वेट करेगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि उसी प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी और वो सीपीयू पे चला जाएगा। मुझे लग रहा है आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक प्रोसेस है P1 जिसकी प्रायोरिटी है सपोज अभी प्रायोरिटी नंबर है 250। और दोस्तों अभी इस सिस्टम में जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं वो सारे इससे ज्यादा प्रायोरिटी के हैं। मतलब उनकी प्रायोरिटी नंबर जो है उससे छोटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉब्लम्स मैज्यूम कर रहा हूँ जिसकी प्रायोरिटी नंबर छोटी है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है। दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना। प्रायोरिटी जो नंबर है वो प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो छोटा नंबर ज्यादा प्रायोरिटी भी बता सकता है, छोटा नंबर सबसे छोटा प्रायोरिटी मतलब छोटा जो नंबर है वो बड़ी प्रायोरिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, छोटा नंबर छोटी प्रायोरिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि प्रायोरिटी नंबर 0 जो है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी नंबर 10 सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है। या मैं उल्टा ही बोल सकता हूँ कि प्रायोरिटी नंबर 0 सबसे लोवेस्ट है, प्रायोरिटी नंबर जो 10 है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर सपोज 250 ये यहाँ पर जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतनी कम प्रायोरिटी है और P1 की प्रायोरिटी है 250 और इसके पहले जितने प्रोसेस आ रहे हैं उसकी प्रायोरिटी नंबर इससे छोटी है यानी उनकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, तो क्या होगा P1 को चांस ही नहीं मिल रहा है। तो एक मैं काम कर सकता हूँ
कि यार जैसे जैसे P1 की वेटिंग टाइम बढ़ रही है ना, वैसे वैसे इसका प्रायोरिटी नंबर छोटा करते जाओ। मतलब 250 से इसकी प्रायोरिटी नंबर कर दो 200, फिर कर दो 150, फिर कर दो 100, फिर कर दो 50, ऐसे कम करते जाओ। या तो मैंने 50-50 का डिफरेंस लिया, लेकिन आप ऐसे कम इसकी प्रायोरिटी जो नंबर है वो कम कर सकते हो। अगर आप प्रायोरिटी नंबर कम कर रहे हो मतलब उसकी प्रायोरिटी को बढ़ा रहे हो, और एक समय ऐसा आएगा कि इसकी प्रायोरिटी जो दोस्तों है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी और इसे चांस दे दिया जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं। तो अगर आपको एजिंग इंप्लीमेंट करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे जो भी प्रोसेस अगर कोई वेट कर रहा है तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ाते जाओ। और दूसरा भी मेथड है जिसे हम हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम कहते हैं, जिसमें दोस्तों अगर कोई प्रोसेस बहुत देर तक वेट कर रहा है तो ऑलरेडी हम उसे पहले लेकर जाए ऐसा डिसीजन लिया जाता है, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे रेस्पॉन्स रेशियो कहते हैं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।